Good morning, all the kids. Today I am making the video on chapter number 8, cell structure and function. Okay, chapter number 8, cell structure and function. We are going to read about this chapter, very interesting chapter of class 8. Then chapter number is also 8. So start करते हैं सेल से। तो दिमाग में आपके आ रहा होगा कि सेल होता क्या है। ओके, सो लेट मी टेल यू दैट सेल क्या होता है। आपकी बॉडी जिस भी सबसे छोटे यूनिट से बनी हुई है, ठीक है ना, जिसके वजह से आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, कोई फंक्शन हो रहा है, उस यूनिट चीज को या उस छोटी सी चीज को हम लोग सेल कहते हैं। ओके, जैसे ह्यूमन बॉडी, इस स्किन में छोटे छोटे से यूनिट्स हैं। ये छोटे सबसे छोटा जो पार्ट होगा इस स्किन का वो सेल है। लेकिन अगर मैं इस स्किन को यहाँ से निकाल दूँ, हल्का सा स्क्रैच करके या कट करके निकालूँ और इसे माइक्रोस्कोप में देखो तो छोटे छोटे हमको इसमें क्या करेंगे, ऐसे बॉक्स टाइप के दिखाई देंगे। इसमें छोटे छोटे बॉक्सेज जैसे, जिनसे ये बॉक्सेज मिलने की वजह से स्किन बनी हुई है। ओके, तो ये छोटे से छोटे यूनिट जो कि किसी चीज़ का स्ट्रक्चर बनाते हैं और किसी की चीज़ की फंक्शन करने में मदद करते हैं, इनको हम सेल कहते हैं। ओके, तो सेल की जो डिस्कवरी हुई थी, ये रॉबर्ट हुक नामक एक साइंटिस्ट या वैज्ञानिक ने की थी सन 1665 में, यानी 1665 में। उनके पास एक जो है कॉर्क होता था बोतल में, जो लगता है ऊपर से कॉर्क, आपने देखा होगा। तो वो कॉर्क को कट किया था हमने हल्का सा, बोतल पे देखा आपने कॉर्क लगता है ढक्कन जैसा फिट होता है लकड़ी का, अंदर को डाल देते हैं बोतल में, उसे कॉर्क कहते हैं। उसका हल्का सा पतला सा स्लाइस टाइप का काटा उन्होंने, परत टाइप की, और उसको माइक्रोस्कोप में देखा। तो जब उन्होंने देखा तो उनका बहुत सिंपल माइक्रोस्कोप था, तो उन्हें केवल बॉक्सेस लाइक जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे थे, जो कि लगभग जो होते हैं हनी बी यानी मधुमक्खी के छत्ते के जैसा दिख रहा था उनको। सेप मधुमक्खी का आपने छत्ता देखा ना, शहद वाला, उसी प्रकार के सेप उनको दिखे। उन्होंने इन बॉक्सेस को नाम दिया सेल। ओके, तो हम कह सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने सन 1665 यानी 1665 में फर्स्टली ही डिस्कवर्ड द सेल। दीज वर द डेड सेल्स ऑफ अ प्लांट। ओके, ये प्लांट के डेड सेल्स थे और इसको सिंपल माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा तो केवल सेल ही दिखाई दे। जबकि आजकल ऐसे ऐसे माइक्रोस्कोप आ गए हैं जिनको कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहा जाता है। इसकी मदद से आप लोग क्या कर सकते हैं, कई प्रकार के जितने भी ऑर्गेनिल्स हैं सेल के अंदर वो तक दिखाई देने लगते हैं। उस टाइम तो सिर्फ सेल बाहर से दिखा था, अब सेल के अंदर क्या क्या है वो भी आप लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ओके, तो बात करते हैं सेल्स के साथ। तो ऑर्गेनिज्म आपको मैंने बता दिया सेल से मिलके बना हुआ है। सभी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में जितने भी हैं सब सेल से मिलके बने हुए हैं। ओके, तो ऑर्गेनिज्म जो बने हुए हैं कुछ तो यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होते हैं। ओके, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक सेल से बने होते हैं। ओके, ओनली मेड अप ऑफ वन सेल। इनमें एक ही सेल पाया जाता है, यानी कि ऑर्गेनिज्म भी है और ये सेल भी है। एक सेल खुद पे खुद ही एक सेल भी है और ये सेल एक ऑर्गेनिज्म भी है। तो इस प्रकार से जो है आपका हम कह सकते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म एक सेल से बने हुए हैं उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि बहुत सारे सेल से बने होते हैं। उनका जो शरीर का संरचना है वो बहुत सारे सेलों से मिलकर बना हुआ है, यानी उनकी बॉडी का जो शेप है दैट इज मेड अप ऑफ लॉट्स ऑफ सेल्स। ओके, सो वी कैन से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, यानी बहुत सारे सेल से मिलकर उनकी बॉडी बनी होती है। सो मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स व्हिच आई हैव टॉट। एग्जाम्पल की बात करें तो यूनिसेलुलर में एग्जाम्पल आपको देता हूं मैं अमीबा का। अमीबा क्या है, एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म भी है और एक प्रकार का सेल भी है, यानी वो एक ही सेल है और वो एक सेल ही ऑर्गेनिज्म भी है, यानी उसकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल है और वो एक ऑर्गेनिज्म भी है। अमीबा आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि कहाँ पाया जाता है, तो ये जो पॉन्ड होते हैं, जो तालाब होते हैं, इनमें जो है ये पाया जाता है। इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो दिखाई देते हैं, छोटे से होते हैं, आंखों से नहीं दिखाई देते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार से मल्टी सेलुलर का एग्जांपल देते हैं, इसे देने की जरूरत नहीं है। आपके आसपास यू विल सी अ लॉट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग द पर्सन यू आर वाचिंग इन द मोबाइल, दैट इज मी आल्सो। ओके, एंड यू एज वेल हु आर सिटिंग राइट बिसाइड देयर। ओके, यू आर आल्सो अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बिकॉज you are also having a lots of cells in your body. Okay, any animal, any bird, they all are multicellular. Okay, so let's move towards another thing. तो सेल्स से हम लोग बात करें तो सेल के बाद अब प्रश्न उठता है कि दिमाग में सेल के बाद क्या आता है। तो बेटा सेल्स से मिलने से क्या होता है, टिश्यू बनता है। जैसे स्किन में बहुत सारे सेल है ना, तो स्किन इज अ काइंड ऑफ टिश्यू। बहुत सारे सेल के मिलने से क्या है, ये चीज बनी है जिसको हम टिश्यू कहते हैं। स्किन इज अ काइंड ऑफ टिश्यू। ओके, तो टिश्यू के बाद क्या होता है, टिश्यूज के मिलने से क्या होता है, ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन्स के मिलने से ऑर्गन सिस्टम बनता है, यानी बहुत सारे ऑर्गन से एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से क्या होता है, ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ओके, अब बात करते हैं सेल के शेप और साइज की। तो बात करें सेल्स कैसे कैसे शेप के होते हैं, तो इसके बहुत सारे शेप होते हैं। कुछ गोल होते हैं, कुछ खिंचे हुए होते हैं मसल्स की सेल की तरह, या कुछ स्क्वायर शेप के होते हैं, कुछ रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, कुछ सर्कुलर होते हैं। तो मैं आपको विभिन्न प्रकार के शेप्स दिखाऊंगा। देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये सारे शेप है सेल के। देखिए खिंचा हुआ सेल, ये मसल सेल खिंचा हुआ। ओके, ये नर्व सेल है, नर्व में जो होता है आपका नर्व सेल, और ये स्पर्म सेल है जो कि आपका इस शेप का है।
और ये भी आपका क्या है, बोन सेल है। बोन के सेल ऐसे होते हैं, बोन भी सेल से बना हुआ है इवन, ठीक है ना, अलग अलग शेप के होते हैं। आप देख पा रहे होंगे, आशा करता हूँ, देखिए ये सब शेप्स ऑफ सेल्स हैं। ओके, तो बात करें सेल शेप के बाद, सेल शेप कैसे होते हैं। सेल शेप स्पिंडल शेप हो सकते हैं, एलोंगेटेड हो सकते हैं, ओवल शेप हो सकते हैं। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के सेल पाए जाते हैं। तो बात करते हैं सेल शेप के बाद सेल साइज की। तो सेल साइज कितना होता है आपको पता चल जाएगा कि सेल साइज कितना होता है। बहुत ही ना के बिल्कुल इतना छोटा कि आप लोग आंखों से उसको नहीं देख सकते, इतना कम साइज होता है सेल का। ओके, ओनली यू कैन सी इट बाय माइक्रोस्कोप, बिकॉज माइक्रोस्कोप जो होता है उसे 50,000 लीटर साइज कर देता है, जितना भी उसका साइज है। तो सेल का जो वो होता है आपका साइज, वो है 10⁻³ मिलीमीटर। ओके, यानी 1 मिलीमीटर के आप 1000 टुकड़े कर दीजिए। 1 मिलीमीटर समझते हैं, स्केल देखिए आपने, 1 सेंटीमीटर देखा है, उसके अंदर ऐसे ऐसे करके 10 लाइनें होती ना। तो एक लाइन स्टार्टिंग वाली बड़ी लाइन से लेकर एक छोटी सी लाइन जिससे कि पूरा 1 सेंटीमीटर बनता है, उसमें 10 लाइन होती है। तो पहली और दूसरी लाइन के बीच का जो गैप होता है वो 1 मिलीमीटर होता है, उसके भी 1000 टुकड़े कर दो। इतना छोटा जो है सेल का स्ट्रक्चर, यानी 10⁻³ मिलीमीटर। ओके, इसके बाद बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सेल की। तो सेल में बहुत सारी प्रकार की चीजें पाई जाती हैं, पर बेसिकली आपके सिलेबस के हिसाब से मैं आपको मेन चीजें बता देता हूं। सेल मेम्ब्रेन आपको पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, और भी कई ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, वैक्यूल्स, ये आपके लाइसोसोम्स, ये सारी आपकी बड़ी क्लासेस में आएंगे। अभी मेनली हम लोग 3-4 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग करते हैं सेल मेम्ब्रेन से। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन ये होती है आउटर कवरिंग ऑफ सेल, सेल के बाहर की कवरिंग। आप लोगों ने देखा होगा अंडा जो होता है, अंडे के बाहर कवर होता है ना, इसी प्रकार से सेल के बाहर से भी क्या होता है, कवर होता है, जिसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, उस सेल को जो होता है उसका शेप में रखने में मदद करता है, नहीं तो पूरा मटेरियल फैल जाएगा। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सेल जो होती है कुछ चीजों को अपने अंदर बाहर जाने देती है, केवल कुछ चीजों को, लिमिटेड चीजों को, हर एक चीज को नहीं। इसीलिए इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्ट करती है चीजों को कि इतनी ही चीज अंदर जाएंगी, इसके अलावा किसी चीज को मैं अंदर नहीं जाने दूंगी। तो ये मेम्ब्रेन जो आउटर कवरिंग है सेल की, सेल के बाहर से जो कवरिंग है, जैसे अंडे का कवच होता है ऐसे सेल का कवच होता है, इसी को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कुछ सिलेक्टेड चीजों को ही अंदर जाने देगी, जैसे ऑक्सीजन को अंदर जाने देगी, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाने देगी, बाकी चीजें अंदर नहीं घुसने देगी। ओके, तो इस प्रकार से आपको मैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में बता रहा हूँ। अब सेल मेम्ब्रेन तो होता है सभी प्रकार के सेल में पाया जाता है। अब सेल मेम्ब्रेन के बाहर से भी एक और कवरिंग होती है जिसको सेल वॉल कहा जाता है, मगर ये सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, नॉट इन एनिमल्स, ओनली दैट इज फाउंड इन प्लांट। सेल वॉल सिर्फ प्लांट में पाई जाती है क्योंकि प्रकृति ने उनको इस प्रकार से बनाया है कि उन्हें बाहर रहना होता है। हम तो घर के अंदर है, तो प्रकृति ने उनको बाहर उनके लिए स्थान रखा है। तो वहाँ बहुत ज़्यादा कड़ाके की धूप भी पड़ेगी, ठंड भी पड़ेगी और बारिश भी होगी, तो इससे क्या होगा, उनको बहुत प्रॉब्लम, उनको डिफेक्ट आ सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम हो सकती है, यानी स्ट्रक्चर टूट सकते हैं सेल के। तो उनको भगवान ने पावरफुल बनाने के लिए उनके सेल के बाहर से सेल मेम्ब्रेन तो दिया ही, उसके बाहर से एक और चीज़ दी जिसको कहा गया सेल वॉल। वो सेल मेम्ब्रेन की भी बाहर की कवरिंग है। ओके, यानी वो सेल मेम्ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करती है। तो ये सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन के बाद हम लोग बात करेंगे साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक लिक्विड होता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। अंडे के अंदर देखा आपने लिक्विड जैसा, जेली जैसा, ऐसा ही एक लिक्विड सेल के अंदर भी होता है, ठीक है ना। वो उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, सॉरी प्रोटेक्ट नहीं करता, वो सेल के अंदर जो है आपके होता है, कहने का मतलब आपने देखा ना लिक्विड होता है अंडे के अंदर, ऐसे ही सेल के अंदर भी एक लिक्विड है जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। इसका मेन काम क्या होता है, इसमें क्या होता है, ऑर्गेनेल्स रहते हैं, ऑर्गेनेल्स सब इसमें डूबे रहते हैं, मतलब तैरते हैं हल्का हल्का, आधा डूबा आधे तैरते हैं, ठीक है ना, उसमें बैठे रहते हैं। तो जैसे कि सेल साइटोप्लाज्म में आपको न्यूक्लियस भी मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मिलेगा, गोल्गी एपरेटस भी मिलेगा, वैक्यूल भी मिलेगा, लाइसोसोम्स भी मिलेगा, प्लास्टिड भी मिलेगा, बहुत सारी चीजें सेल्स में पाई जाती है, ठीक है ना। ये सब चीजें उसमें पाई जाएगी साइटोप्लाज्म में, ठीक है ना। तो साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक स्ट्रक्चर फ्लूइड होता है जो कि सेल के अंदर होता है और ये सेल मेम्ब्रेन से मतलब बाउंडेड होता है, मतलब उसको सेल मेम्ब्रेन जकड़ के रखती है, बाहर नहीं जाने देती, मतलब उसको होल्ड करके रखती है सेल मेम्ब्रेन उस लिक्विड को। सारे सेल ऑर्गेनेल्स इसी में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस क्या होता है, सेल का जो ये मिडिल पोर्शन होता है, जो बीचों बीच में एक बॉडी पाई जाती है सर्कुलर शेप की, उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। मेजरली ये सर्कुलर शेप की होती है, ठीक है ना। और ये ज़्यादातर एनिमल सेल में तो बीच में पाई जाती है और प्लांट सेल में थोड़ा कोने में पाई जाती है। तो न्यूक्लियस इज अ लार्ज एंड स्पेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेल, यू कैन से। ओके, जब हम लोग सेल्स में थोड़ा कलर डाल के उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो न्यूक्लियस बड़ा सा दिखाई देता है। न्यूक्लियस के बाहर से भी एक मेम्ब्रेन है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करके रखता है, वरना न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में फैल जाएगा, टूट टाट जाएगा, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर से कवरिंग दी गई है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। ओके, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो हो गया हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं
सेल ऑर्गेनेल्स की कुछ और चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि सेल ऑर्गेनेल्स किन्हें कहा जाता है, मैंने बता दिया न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, दीज आर सेल ऑर्गेनेल्स। ओके, साइटोप्लाज्म लिक्विडस, न्यूक्लियस हो गया आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सब ऑर्गेनेल्स के अंदर आ जाते हैं। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया एक स्मॉल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल्स में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस बुक में शायद नहीं मिल पा रहा बेटा, सो नो प्रॉब्लम। साइटोप्लाज्म आप लोग देख सकते हैं, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया आप लोग देख सकते हैं अपनी बुक में। ओके, मेरे को मिल गया फिगर, आपको दिखाना चाहूँगा मैं। माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, रॉड जैसी लग रही है ना, ये देखिए रॉड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक है बेटा, आगे हो ना, समझो, ये आपको दिखाई दे रहा होगा ये। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ये पूरे सेल के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, बिना एनर्जी के कोई चीज़ काम नहीं कर सकती ना। तो ये समझ सकते हैं आप लोग, ये एक सेल का पावर हाउस है, यहाँ से पावर जनरेट होती है, सेल को काम करने के लिए ताकत मिलती है यहाँ से। उसके बाद वैक्यूल की बात करते हैं, तो वैक्यूल क्या होता है? ये सैक लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि एक थैले जैसा स्ट्रक्चर होता है। प्लांट सेल में तो बड़ा होता है, एनिमल सेल में थोड़ा छोटा होता है। क्योंकि इसमें जितना भी सेल का वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो इसी में स्टोर हो जाता है, इस बैग में। जितना भी सेल वेस्ट प्रोड्यूस करता है एक्टिविटी करने के बाद, अंदर सेल के अंदर जब एक्टिविटी होती है तो ये सारा वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है इस वैक्यूल के अंदर जमा होता है। और इसके बाद बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल एंड चैनल, इसमें बहुत सारे ट्यूब होते हैं, जैसे पाइप जैसे होते हैं, इनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ये क्या करते हैं? सेल के प्रोडक्ट का स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। जो भी सेल में चीज बन रही है, यूजफुल कंपोनेंट बन रहे हैं, बाकी ऑर्गेनल्स तक पहुंचाने का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। ओके, इसी के साथ प्लास्टिड भी पाए जाते हैं सेल्स में। इनका क्या काम होता है? ये किसी भी चीज को कलर देते हैं। ओके, प्लांट में जैसे कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसकी वजह से पेड़ों का कलर कैसा होता है? पत्तियों का कलर हरा होता है। ओके, अलग अलग प्रकार के पिगमेंट्स होते हैं। ग्रीन पिगमेंट वाला जो सेल होगा जिसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जो ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है, उस प्लास्टिड को हम लोग क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। ओके, तो आपने देखा पत्तियों का कलर जो होता है हरा होता है, इसका मतलब प्लांट्स की पत्तियां जो होती है उनके सेल में जो है कौन सा प्लास्टिड पाया जाता है? क्रोमोप्लास्ट। ओके, सॉरी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। ओके, प्लास्टिक बहुत सारे प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ओके, तो जो प्लांट की पत्तियों में पाया जाने वाला सेल है उसके अंदर कौन सा प्लास्टिड होता है? उसका नाम रखा गया है क्लोरोप्लास्ट। ओके, उसके अलावा जो फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, उनके कलर हरे से अलग होते हैं, पीले भी होते हैं, लाल भी होते हैं, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, उनके अंदर क्रोमोप्लास्ट कहते हैं हम लोग। यानी कि ग्रीन कलर के अलावा जो भी कलर होगा उसके लिए क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड का नाम शब्द इस्तेमाल किया गया है। और तीसरा प्लास्टिड होता है ल्यूकोप्लास्ट, जिसमें कोई कलर नहीं होता, उसे हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल्स की बात करते हैं। प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल क्या होते हैं? प्रोकार्योटिक सेल्स बहुत ही ज़्यादा पुराने सेल्स हैं, यानी जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर सबसे पुराने काइंड के सेल पाए जाते हैं, बहुत पुराने काइंड के सेल से बना हुआ है। माना जाता है जिन सेल का जन्म सबसे पहले हुआ था उन सेलों से वो बने हुए हैं, तो उनको हम प्रोकार्योटिक कहते हैं, जिनके अंदर ये फीचर्स भी पाए जाते हैं। जैसे कि ये सेल जो होते हैं इनमें वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होगा, प्रॉपर्ली न्यूक्लियस आपको मिलेगा नहीं, सब न्यूक्लियस बिखरा हुआ होगा, जैसे फट गया हुआ न्यूक्लियस, इस प्रकार से पूरा फैला हुआ न्यूक्लियस। ओके, उसके चीथड़े उड़े रहते समझ लीजिए आप। और इसमें कई ऑर्गेनल्स पाए नहीं जाएंगे, जो सेल के अंदर पाए जाते हैं वो सेल्स के ऑर्गेनल्स इसके अंदर नहीं पाए जाएंगे। तो बाकी यूकार्योटिक सेल्स जो होते हैं ये वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस, इनके अंदर अच्छा न्यूक्लियस होता है और सारे ऑर्गेनल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। हम लोग के जो सेल्स हैं वो यूकार्योटिक सेल्स हैं, ये प्रॉपरली मेड है, इनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस है, प्रॉपर ऑर्गेनल्स हैं। परंतु बैक्टीरिया जो होते हैं इनके जो सेल्स हैं प्रोकार्योटिक हैं। ओके, तो ये इनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, प्रॉपरली सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल्स में क्या अंतर है। मैंने बता दिया, प्रोकार्योटिक मतलब जिनका सेल प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाया। ओके, ये वे सेल्स हैं। और प्रॉपरली डेवलप्ड सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस भी होगा, प्रॉपरली डेवलप, प्रॉपरली ऑर्गेनल्स भी सारे पाए जाएंगे, उनको हम लोग यूकार्योटिक सेल्स कहते हैं। ठीक है ना, तो यानी हमारी बॉडी जो है यूकार्योटिक सेल्स से बनी हुई है। ओके, अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए सेल जो होता है अपने को डिवाइड भी करता है। ओके, सेल डिवाइड करने से हमारी बॉडी ग्रो करती है, जब सेल बढ़ता जाता है सेल के डिवीजन होते रहते हैं और हमारी बॉडी ग्रो करती है। ओके, सो अमीबा भी ऐसा ही करता है, अपने को अपने डॉटर को, यानी अपने जो आने वाली पीढ़ी उसको जन्म देने के लिए अपने आप को डिवाइड कर लेती है, क्योंकि वो सिंगल सेल है, वो टूट के दो बन जाता है, यानी पेरेंट ही दो में डिवाइड हो जाता है, उसके दो डॉटर सेल बन जाती हैं। डॉटर सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जन्म देने का काम करते हैं। अगली बार ये दो जो पैदा हुए ये आप अपने आप को तोड़ेंगे और दो और दे देंगे, वो अपने आप को तोड़ेंगे, वो दो और बना देंगे, तो यानी डॉटर सेल कहा जाता है इनको। ओके, क्योंकि ये डॉटर का काम है, क्योंकि जन्म देने का काम बच्ची मतलब लड़कियों का, स्त्रियों का होता है ना, और बच्ची जाकर आगे जाके स्त्री बनती है। ओके, तो
इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको सभी कुछ समझ में आया होगा। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट, एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन, you can contact me through WhatsApp or you can call me, and I request you all to kindly subscribe my channel and hit the bell icon for getting more updates. With this I'll get the confidence to make more good and best videos for you all. Okay, and आगे भी आपको फ़ायदा देगी, आपके छोटे भाई बहन को फ्री ऑफ कोचिंग आप एक तरीके से कह सकते हैं मिलेगी अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं। अपना ख्याल रखें और सब चीज़ें पढ़ लें, आपके पेपर में आने वाली है। ओके बाय, थैंक यू।